भीम सचान। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन यानी कि HCQ दवा को लेकर एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें HCQ के इस्तेमाल के दायरे को बढ़ाया गया है। एडवाइजरी के मुताबिक सिम्टोमेटिक, हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर को भी इस दवा के इस्तेमाल की इजाज़त दी गई है और इसे लेकर दुनिया भर में अलग अलग तरह के बयान या खबरें आई और हिंदुस्तान में भी इसे लेकर कई फेज के बाद इस दायरे को बढ़ाया गया है। लेकिन दायरे को बढ़ाने का मतलब क्या है, कौन से लोग या मरीज या आम लोग इसका सेवन इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या हिदायत है, किसके बिना परामर्श यानी कि बिना किसी डॉक्टरी सलाह के क्या इसे लेना खतरनाक हो सकता है, ये सब कुछ आज समझेंगे अपने 3 बेहद खास मेहमानों के जरिए। तो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रमन गंगाखेडकर, जो कि साइंटिस्ट चाहिए हैं, हेड ECD डिवीजन ICMR से। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ दूसरे बेहद खास मेहमान हैं प्रोफेसर सरमन सिंह, जो कि डायरेक्टर हैं एम्स भोपाल से। आपका सर बहुत बहुत स्वागत है। हमारे तीसरे खास मेहमान हैं डॉक्टर सुरेश कुमार, जो कि डायरेक्टर प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन एंड नोडल ऑफिसर कोविड-19 LNJP हॉस्पिटल। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में करना चाहूंगा डॉक्टर रमन सर आपसे, क्योंकि इस टैबलेट को लेकर जितनी ये इफेक्टिव है, कहीं ना कहीं उसके साथ कुछ उस तरह के विवाद भी दुनिया भर में रहे, अलग अलग तरीके की खबरें आती रही। जो नई एडवाइजरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, मैं थोड़ा सा इसे डिटेल में समझना चाहूंगा। ये क्या एडवाइजरी है, क्या इसका दायरा है और इसका मकसद क्या है? अब थोड़ा पहले से शुरू करूंगा। एक बात तो क्या है, जब पहली बार ये हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन पे चर्चा हुई नेशनल टास्क फोर्स में, उस वक्त सारे दुनिया में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। लेकिन इसके लैब स्टडीज जो हैं, उसमें ये पता चल रहा था कि ये जो विषाणु है, ये विषाणु उसके खिलाफ क्लोरोक्वीन, अगर हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन या क्लोरोक्वीन अगर हम इस्तेमाल करें तो ये बच्चे पैदा नहीं कर सक रहा है। क्यों, ये पता नहीं चल रहा था। हमने भी वही स्टडीज हमारे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में किए। उससे 99% जो विषाणु थे, वो विषाणु के खिलाफ ये काम करके उनको बच्चे पैदा नहीं कर दे रहा था। अब इसका दूसरा मायना क्या हुआ, ये ड्रग तो इफेक्टिव है, तो हमने बोला कि इसको रिसर्च करने को लेंगे। ये हेल्थ केयर वर्कर्स और जो लैब कंफर्म्ड केस के क्लोज कॉन्टैक्ट्स हैं, उनमें ये दवा देके हम रिसर्च करेंगे कि क्या इससे बीमारी होने से हम रोक सकते हैं। लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ, उस टाइम पे पैनिक इतना था कि लोगों ने ये दवा, सब लोगों ने खरीद ली और सब लोग लेना ही शुरू कर दिए, क्योंकि वो पैनिक की सिचुएशन थी। ऐसे टाइम पे हमने जो रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल करके सोच रहे थे करने का, वो करना बहुत कठिन हो गया, क्योंकि ट्रायल करने के लिए आपको कंसेंट लेना पड़ता है कि आधे लोगों को प्लासिबो मिलेगा या स्टैंडर्ड ऑफ केयर मिलेगा, आधों को दवा मिलेगी। अब सभी लोग अगर इनमें के 2 ग्रुप में के अगर दवा लेना शुरू कर दें, तो हमारे लिए वो सिचुएशन RCT के लिए नहीं थी, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल के लिए। फिर ये जब कंटिन्यू हुआ तो हमने एक सोचा कि इसकी एक स्टडी रिट्रोस्पेक्टिव तो करके देखें, उसमें कुछ फायदा नजर आता है क्या, ये तो कम से कम देखें। अब सारे लोग ले रहे हैं, तो उससे अगर फायदा नहीं होता है, ऐसे दिखता है, तो ये गाइडलाइन हम पूरी बदल देंगे। तो ये जो केस कंट्रोल रिट्रोस्पेक्टिव जो स्टडी थी, जिसमें हमने उन लोगों को कांटेक्ट किया जो डॉक्टर्स या हेल्थ केयर वर्कर्स थे, जिनका टेस्ट रिजल्ट हमको मालूम था, उन लोगों में जो पॉजिटिव थे और जो निगेटिव थे, उनको एक क्वेश्चनर पूछा गया और उसमें हमने देखा कि ये दवा जो ले रहे थे, उनको प्रोटेक्शन था, लेकिन ये प्रोटेक्शन हमको चौथे डोज से दिखाई देना शुरू हो गया था। पहले जो डोज थे 3, उसमें वो फर्क दिखाई नहीं देता है। अब इसको भी हमको सोचना पड़ा कि ये ऐसे क्यों होता होगा। तो शायद आपको पता होगा, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन की हाफ लाइफ, अगर मैंने एक गोली खाई तो वो गोली तकरीबन 95 आवर्स मेरे शरीर में पड़े हुए रहती है। तो मैं जब हर हफ्ते को एक डोज देता हूँ,
तो उसकी लेवल बढ़ते जाती है, और बढ़ते जब जाएगी तो शायद उसका असर होता होगा। ये समझ के हमने इसको एक्सटेंड किया, ये गाइडलाइन को। हमने बोला सिर्फ हेल्थ केयर वर्कर्स या लैब कंफर्म केस के क्लोज कॉन्टैक्ट्स नहीं, लेकिन हम ये जो दवा है, ये दवा जो फ्रंटलाइन वर्कर्स है जैसे पुलिस या सीआईएसएफ है, उनको भी देने में कोई हर्ज नहीं, ऐसा हमने बताया। अब इस वक्त एक डर था कि लोग अपने मन से जब दवा ले रहे हैं, तो हमको इस बात का भी जरा सा अचरज लगा, क्योंकि ये दवा के साइड इफेक्ट हमने पहले ही बताए थे। ये दवा का बुरा असर हार्ट के ऊपर होता है, उसको एरिथमियाज यानी जो हार्ट बीट होते हैं वो इरेगुलर होने का और उसकी वजह से मौत होने का भी डर हो सकता है अगर मुझे पहले से कोई बीमारी हार्ट की हो तो। दूसरा, ये दवा खाने के बाद में इंसान की ब्लड शुगर कम होने का भी उतना ही डर इसकी वजह से होता है। उल्टी होना ये एक किस्म के कॉमन कंप्लेंट या हेडेक होना, ये कॉमन कंप्लेंट इसमें होती है। तो हमने कहा कि हार्ट की बीमारी का ज़्यादा असर हो सकता है, इसलिए किसी ने भी अगर लेना है तो हम पहले दिन से बोल रहे थे कि वो अगर उनके डॉक्टर ने बताया, उनके डॉक्टर ने चेक करके बोला कि मुझे ये दवा लेनी चाहिए, उसको हमने दूसरी एडवाइजरी दी कि उसका ईसीजी निकाला जाना चाहिए और उसके बाद में तय किया जाए कि उसको देना है कि नहीं देना है। क्योंकि जैसे उम्र बढ़ती है, हार्ट की बीमारी बढ़ने का उतना ही डर होता है। वो ऐसे ही अगर किसी ने लिया तो उससे क्या असर होगा ये हम बोल नहीं पाएंगे, इसलिए हमने उसके कॉन्ट्राइंडिकेशन भी बताए, डॉक्टर के सलाह के ऊपर लो करके बताया, और ये गाइडलाइन एक्सटेंड की, क्योंकि उसका असर हमको केस कंट्रोल स्टडी में नहीं है ऐसा हमको दिखा नहीं, तो वो एक्सटेंड किया है। ओके डॉक्टर सुरेश, क्योंकि दिल्ली और मुंबई जैसे जो शहर हैं वो सबसे ज़्यादा इससे प्रभावित नज़र आ रहे हैं, और अब तक अगर जैसे कि डॉक्टर रमन ने बताया कि अगर HCQ के हम इफेक्ट को देखें और इसके प्रिवेंशन को लेकर जो अब तक के नतीजे हैं वो किस तरीके से, क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे करीब से कि किस तरीके से इसका इम्पैक्ट हो रहा है और किस लेवल पर और कहां पर इसको लेना जरूरी है और कहां पर नहीं। सर ने सही बताया, रमन जी ने, कि जो नई गाइडलाइन आई है, अभी जो 13 तारीख को गाइडलाइन आई है भारत सरकार की तरफ से, और ये जो गाइडलाइन है इसके वाइडर बड़े मास लेवल पे इसके इफेक्ट हमें देखने को मिलेंगे। क्योंकि जो पहले गाइडलाइंस थी कि HCQS है, जो हेल्थ केयर वर्कर जो काम कर रहे हैं और जो एसिम्टोमेटिक है हम उनको दे रहे थे, या उनके जो कॉन्टैक्ट है कंफर्म पॉजिटिव है उनको दे रहे थे। अभी इसको और एक्सपेंड किया है, क्योंकि अब थोड़ा साइंटिफिक प्रूफ भी है और मॉडरेट केसेस में भी अब गाइडलाइंस आ गई हैं। इसमें एक ही दिक्कत थी कि काफ़ी पेशेंट्स जो है, जो 60 साल से ऊपर वाले पेशेंट्स हैं, यदि हम उनको HCQS देते हैं तो उनको कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस हो रही थी, एरिथमियाज हो रहे थे और सडन डेथ हो रही थी। तो उसको लिंक किया गया कि भाई ये HCQS है, इसकी वजह से पेशेंट को नुकसान हुआ और इससे इसकी मौत हो गई। That death was attributed to the HCQS, and there were 2-3 publications in the major scientific journals where it was proven that HCQS does not serve any good purpose, rather it may be harmful. So in between it was stopped. We have stopped prescribing HCQS in the critically ill patients, in the elderly patients, those patients where already patient is hypertensive, ब्लड प्रेशर यदि ज़्यादा है या उनको हार्ट की प्रॉब्लम है, ऐसे पेशेंट को तो हम पहले भी नहीं दे रहे थे। पर कुछ पेशेंट्स जो मिडिल एज के थे उनमें भी हमने देना कम कर दिया था, क्योंकि बीच में स्टडीज इस तरह से आई कि HCQS का कोई फायदा नहीं है। अब जो ये नई गाइडलाइंस हैं इससे बड़ा क्लियरिटी है कि इससे फायदा है और ये वायरस को कम करती हैं और जो है रिकवरी में हेल्प करती हैं। सो दिस इज गुड स्टडीज एंड गाइडलाइंस आर बेटर, इट्स वेरी क्लियर नाउ। ओके सरवण सर, क्योंकि आप एक एम्स को हैंडल कर रहे हैं जहां पर सबसे ज़्यादा उस रीजन में मरीज वहां पर इस तरह के वो पहुंच रहे होंगे, क्या आम पब्लिक के बीच में इस दायरे को बढ़ाने के बाद मैं जानना चाहूँ कि जो फ्रंटलाइन हमारे योद्धा हैं कोरोना के खिलाफ जो लड़ रहे थे,
एक उनकी इम्यूनिटी को लेकर या उनकी प्रिवेंशन को लेकर कोरोना के खिलाफ जो है, और दूसरा मोरल, इन दोनों पर किस तरीके से इसका इम्पैक्ट नई गाइडलाइंस के बाद नजर आ रहा है? देखिए, जैसा कि दोनों पैनलिस्ट ने बिल्कुल सही कहा, ये दवाई अगर मैं कहूँ तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ये दवाई शायद कोविड और कोरोना के बाद सबसे ज्यादा वर्ड यूज हुआ है तो ये SCQ हुई है, और इसके दोनों अनफॉर्चुनेट एंड फॉर्चुनेट दोनों तरह से हुई है। और आपको शायद पता होगा, ट्रंप साहब ने भी इसका नाम ले दिया था, तब एकदम ये हाइप हो गई। और उसके थोड़े दिन बाद किसी एक लेडी ने अमेरिका में, जो क्लोरोक्विन और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन में लोग बहुत कंफ्यूज करते हैं, तो उन्होंने हस्बैंड वाइफ ने जो मछलियों को देते हैं जो दवाई कंपाउंड होता है क्लोरोक्विन का, वो सोचा उन्होंने कि मछली को ठीक हो जाती है, तो इसलिए मछली में से निकल के आया ये वायरस, तो मछली के लिए ये दवाई होती है तो हम भी खा लेते हैं। तो उसने वो खा ली दवाई और उसके बाद उनकी डेथ हो गई। उसके बाद अमेरिका में एक केस की वजह से इतना ह्यू एंड क्राई हुआ। दूसरा, डॉक्टर साहब ने जैसे बताया कि एक केस आया, एक स्टडी जो पब्लिश हुई, जो 2 जर्नल्स में एक ही ग्रुप ने की, जिसमें कि 3 अनफॉर्चुनेट इंडियंस भी थे। एक NEJM, जो सबसे बड़े जर्नल्स हैं दुनिया के मेडिकल के, NEJM और लैंसेट, दोनों में स्टडी हुई और उन्होंने ये कहा कि ये तो नुकसानदायक ज्यादा है, फायदा कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर देखें जो इंडिया में जो ये 1955 से यूज हो रही है दवाई, और अगर कंट्रीज में देखा जाए कि इसके साइड इफेक्ट क्या थे और क्या डोजेस थी, कई बार जो आपने बिल्कुल सही कहा कि जनरल पब्लिक में केवल नाम से बहुत सारे डिसीजन या कॉन्सेप्ट बन जाते हैं। जो क्रिटिकली जो लैंसेट और NEJM में जो स्टडी हुई, उनमें क्रिटिकल केसेस में दी और उन्होंने 1000 से ज्यादा, मतलब 800 से ज्यादा जो डबल डोज दी। और जो गाइडलाइन में कहा गया है और जो पहले से भी जो कह रहे थे और अब जो मॉडिफाई हो गई है दोनों में, जो एरिया मींस जो उसका स्कोप बढ़ाया है, बट अदरवाइज डोज तो वही रखी है। तो उसमें जो डोज है और वो डोज में साइड इफेक्ट के बहुत कम चांसेस हैं। और वो डोज जो लैंसेट और NEJM में जो इंक्लूड की थी, वो बहुत बहुत हाई डोज थी, बहुत हाई डोज थी। तो उसमें अभी भी अगर देंगे वो डोज में, तो जो हार्ट की, जो डॉक्टर गंगाखेड़कर ने कहा कि जो QT इंटरवल है वो एरिथमिया बढ़ जाती है, और रेटिना पे बहुत फर्क पड़ता है, आंख में कई बार कुछ लोगों को ये भी है कि बिल्कुल ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। तो ये बहुत हाई डोज एंड बहुत लंबे टाइम के लिए दे। ये आई थिंक आपके माध्यम से बताना बहुत जरूरी है कि जो गाइडलाइन में जो प्रिवेंस एज ए प्रोफाइलेक्सिस जो बताई गई है, वो डोज और जो लैंसेट में, क्योंकि आजकल, पहले किसी जमाने में हम बड़े बड़े जर्नल्स केवल डॉक्टर पढ़ते थे, अब हर आदमी जो है व्हाट्सएप पे सब जगह घूम जाते हैं वो लैंसेट में अभी जैसे। तो आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि जो गाइडलाइन हुई है ये प्रोफाइलेक्सिस है। ये जो डोज दी जा रही है और जो बताई गई है, एडवाइस की गई है, ये थेराप्यूटिक डोज नहीं है, नंबर 1। दूसरी चीज, साइड इफेक्ट इसके लॉन्ग टर्म में है, जो कोविड के लिए देंगे उसमें इतने साइड इफेक्ट वी डोंट एक्सपेक्ट। एंड डेफिनेटली हमने भी देखा अपने एक्सपीरियंस में कि जहां कई बार हमारे हेल्थ केयर वर्कर को हम पिछले 2 महीने से दे रहे हैं, तो हम लोग भी अपने हेल्थ केयर वर्कर्स को दे रहे थे, कंटिन्यूस दे रहे थे। हमने बड़ा इंटरेस्टिंग चीज की, तो पिछले शायद इसमें राज्यसभा में या किसी दूसरे चैनल पे भी मैंने कहा था, कुछ हेल्थ केयर वर्कर थे वो हमारे पॉजिटिव आए और दोबारा उनका टेस्ट कराया, नेक्स्ट डे SCQ देने के बाद तो वो नेगेटिव हो गए। तो ये बड़ी पॉजिटिव चीज थी। तो हमको तो बड़ा क्लियर लगा कि इसमें SCQ बाकी, क्योंकि ये यूरोप में शुरू में स्टडी जो हुई थी जनवरी में, तो उन्होंने इनविट्रो इसका इफेक्ट दिखाया था कि इनविट्रो एकदम डाउनफॉल हो जाता है उसका वायरस का। तो वायरस का जो डॉक्टर साहब मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, डॉक्टर साहब की जो मराठी बोली थी तो लोगों को कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए। डॉक्टर साहब ने बोला बच्चे पैदा नहीं होते, वो वायरस के बच्चे कह रहे थे, वो आदमी के बच्चे की बात नहीं कर रहे थे। तो वो इसलिए कहीं लेडीज ये ना सोच ले मेरे बच्चे पैदा नहीं होंगे, तो वायरस के बच्चे की बात कर रहे थे कि वायरस जो न्यू वायरस जो जनरेशन ऑफ वायरस की जो क्रॉप आती है वो नहीं आ रही थी। तो वो देखा गया और वो इंडिया में भी स्टडी किया गया। तो उसके बाद मींस कहने का मतलब ये है कि जब उसके नए वायरस नहीं बने तो इट मींस इट इज हाईली इफेक्टिव। तो वो वायरस जो है कम हो जाता है और वो मर जाता है और उसकी प्रोजेनी नहीं बन रही, मींस सिंथेसिस न्यू वायरस की नहीं हो रही है। तो ये हमने अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस में भी देखा है और बाकी इनविट्रो स्टडी जो NIV दिल्ली मींस पुणे में भी हुई और यूरोप में जो सबसे पहली स्टडी जिसके बेसिस पे इमीडिएटली जो जर्नल है एक क्लिनिकल एंटीमाइक्रोबियल का, तो वो जर्नल में जब स्टडी आई उसके नेक्स्ट डे जो उन्होंने ट्रंप साहब ने कह दिया था। तो ये तब से हुआ है। तो ये डेफिनेटली ये जो गाइडलाइन हुई है, आई थिंक आई सपोर्ट दिस गाइडलाइन एंड वेरी गुड गाइडलाइंस
एंड आई थिंक पुलिस वालों को, और मैं कल मीडिया वाले कुछ आए थे चैनल वाले, मैं उनको भी बोल रहा था कि आप लोग भी लीजिए इसको। ओके, लेकिन डॉक्टर सुरेश, क्योंकि दो सवाल आम पब्लिक के दर्शकों की ओर से हैं जो मैं चाहूंगा आपके जरिए उसका जवाब। पहला उनका ये सवाल है कि इसे अगर गाइडलाइन को देखें या समझें तो जो दायरा है वो फ्रंटलाइन वर्कर तक सीमित किया गया है, ऐसा क्यों? क्या इसे आम पब्लिक तक ले जाने में इसके नुकसान या फायदे, या क्यों इसे दूर फिलहाल रखा गया है? देखिए, एसिम्टोमेटिक जो है, जनरल पब्लिक है और एसिम्टोमेटिक है, तो उसमें इसका कोई रोल नहीं है, कोई फायदा नहीं है। फायदा वहीं पर है जहां पर वायरस के एक्सपोजर की संभावना ज़्यादा है। जैसा कि मैंने बताया, नर्सिज हैं, डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, या जो अस्पताल में सफाई कर्मचारी हैं जहाँ पे वो वायरस का जो एक्सपोजर है उसकी संक्रमण की जहाँ पे संभावना ज़्यादा है, उसमें ये ज़्यादा फायदा करती है। और एसिम्टोमेटिक है, जनरल पब्लिक में तो वैसे भी वायरस क्योंकि वो नहीं हो रहा, तो इसलिए ये जो रिकमेंडेशंस हैं इसके लिए ये बड़ा क्लियर है कि उसमें फायदा जो ये ग्रुप है हेल्थ केयर वर्क का, इसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट है। और आप जैसे मैंने कहा कि HCQS प्लस एंटीबायोटिक एजिथ्रोमाइसिन, यदि ये दोनों कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, एजिथ्रोमाइसिन प्लस HCQS, तो ये जो दो कॉम्बिनेशन है इससे QT इंटरवल पे ज़्यादा असर पड़ता है। एजिथ्रोमाइसिन से भी QT इंटरवल पे असर पड़ता है, उससे भी हार्ट की कॉम्प्लिकेशन हमने देखा है क्लिनिकल प्रैक्टिस में, क्योंकि हमारे यहाँ से 2200 पेशेंट ठीक होके गए हैं और 3000 से ज़्यादा पेशेंट हमारे कंफर्म पॉजिटिव यहाँ हमारे लोकनायक और मौलाना आजाद में भर्ती हुए हैं। और हमने देखा कि जिस पेशेंट्स को एजिथ्रोमाइसिन और HCQS चल रहा था, वो उनमें 1-2 पेशेंट्स में हमने देखा कि सडन डेथ हो गई। पेशेंट बिल्कुल ठीक था और पेशेंट को सडन डेथ हो गई। और हमने देखा 1-2 पेशेंट्स में कि ECG करा के भी कि थोड़ा प्रॉब्लम है 60 साल से ज़्यादा वाली हूँ। तो वहाँ ये जो सब ग्रुप है, एज ज़्यादा है, पेशेंट को पास हिस्ट्री है हाइपरटेंशन का, इस्केमिक हार्ट डिजीज का, डायबिटीज़ का, प्लस कोरोनरी आर्टरी डिजीज का, तो उसमें ये सोच समझ के सावधानी के साथ यूज की जानी चाहिए। और ये नहीं कि लेफ्ट राइट आपने दे दिया, HCQS भी दे दिया और एजिथ्रोमाइसिन भी दे दिया, तो उससे कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होती है। अभी एजिथ्रोमाइसिन का भी नया गाइडलाइन आ गया कि एजिथ्रोमाइसिन भी सब पेशेंट्स को नहीं देनी होती है, क्योंकि ये तो एक एंटीबायोटिक है, एंटीबैक्टीरियल है, जिसका बहुत ज़्यादा असर वायरस पे नहीं पड़ता है। दूसरे तरफ हम देखें कि HCQS का, इनका बहुत सारी स्टडीज आ गई हैं और सर ने भी बताया, डॉक्टर सिंह ने बताया कि ये जो है वायरस का जो वायरल लोड है उसको बड़ी तेजी से नीचे ले आता है और पेशेंट्स में जो वायरस की मल्टीप्लिकेशन का जो दर है उसको कम करता है। ये प्रूव हो गया है। ओके, डॉक्टर रमन सर, क्योंकि दुनिया के अलग अलग देशों से अलग अलग तरीके के मैसेज हैं इस दवा को लेकर, कुछ लोग इसे बहुत बेहतर बता रहे हैं, कुछ कंट्रियों में इसे बैन करने की बात कही गई, कुछ लोगों ने बैन भी किया। क्या कंट्री का क्लाइमेट, इंडिविजुअल का DNA या उसकी फिजिक और रहन सहन, इस पर भी इस दवा के इफेक्ट या साइड इफेक्ट मैटर करते हैं, या फिर वो ज्यादा मैं कहूं कि इंपॉर्टेंट है? नहीं, मैं दो चीजें पहले क्लैरिफाई करना चाहता हूं। डॉक्टर साहब जो बोल रहे थे वो ट्रीटमेंट, यानी पेशेंट को बीमारी हुई है, जो भर्ती होता है उसकी बीमारी में कम करने के लिए जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दिया उसके बारे में उन्होंने बताया। जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट अस्पताल पहुंचे, अस्पताल में जो पहली ICMR की जो गाइडलाइन है, जैसे सरमन सिंह साहब ने भी बताया, वो प्रोफिलैक्सिस की गाइडलाइन है। मुझे बीमारी न होए इसलिए मैं वो गोली लेता हूँ। दोनों में अंतर है। जब मैं बीमारी न होने के लिए जब गोली लेता हूँ तो वो गोली हफ्ते में 1 दिन लेना है। तो इसका दूसरा मतलब क्या है कि मुझे ये गोली की वजह से साइड इफेक्ट दिखने का चांस उतना ही कम हो जाता है, क्योंकि मैं ज़्यादा गोलियां नहीं खा रहा हूँ। आप जो सुन रहे हैं अभी कि ये ट्रीटमेंट के लिए कई राष्ट्रों ने डिसीजन लिया कि ये फर्स्ट लाइन करके जो दवा दे रहे थे, स्टैंडर्ड ऑफ केयर करके जो दे रहे थे, ऐसे नहीं देना है, क्योंकि उससे फायदा होता है ऐसा उनको नजर नहीं आया। साइड इफेक्ट जो है
वो तो बराबर है। कुछ साइड इफेक्ट जैसे सरमान सिंह साहब ने बताया, उनके डोज बहुत ज़्यादा थे। जिस मरीज को कोविड-19 है उसको डोज ज़्यादा रहने की वजह से और एजिथ्रोमाइसिन उसके साथ में देने से उनमें साइड इफेक्ट दिखे, और उसकी वजह से इसको स्टैंडर्ड ऑफ केयर करके मानना नहीं, ये उन लोगों ने उनके यहाँ डिसीजन लिया। अब प्रोफिलैक्सिस के खिलाफ तो कुछ भी अभी तक बात नहीं हुई है, कोई ऐसा एविडेंस उसके खिलाफ नहीं आया है। अब जहाँ रही अपने देश के बाद, एक चीज का डिसीजन लिया गया कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, इसका कुछ न कुछ तो असर वायरस पे होता है, ये तो हमको बाहर लेबोरेटरी स्टडीज में दिखा। उसके साइड इफेक्ट की वजह से अगर हम वो दवा नहीं दे रहे हैं तो हमको एजिथ्रोमाइसिन की जगह हम देना है तो डॉक्सीसाइक्लिन दें, कि जिसकी वजह से ये हार्ट पे जो असर हो रहा है ये नहीं होगा, ऐसे समझ के अपने देश में वो कंटिन्यू की गई है। उसका दूसरा कारण ये भी है कि हमने अगर जो बाकी जो दवा देखे तो एक इंजेक्शन रेमडेसिविर करके है जिसको इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन अपने देश में मिला है, लेकिन ये दवा जो है एक तो ये इंट्रावीनस देना पड़ता है नस के अंदर से, दूसरा नस के अंदर से देना है तो हमको देने के लिए समझ लीजिए मैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर में भर्ती हुआ या कॉटेज हॉस्पिटल में भर्ती हुआ या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भर्ती हुआ तो मुझे लेने में दिक्कत होगी, और ये दवा ज़्यादा क्वांटिटी में मैन्युफैक्चर करने में दिक्कत होती है, इसलिए उसकी जो क्वांटिटी है वो कम ही रहेगी। अब सवाल ये उठता है, जब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और प्राइमरी हेल्थ सेंटर में मरीज भर्ती होगा तो क्या हम उसको कुछ नहीं देंगे? तो हमने सिर्फ इतना बोला कि ये ऑफ लेबल यूज के लिए, यानी इससे फायदा होगा ही, ये ऐसे हम दावा नहीं कर रहे हैं। हम हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन भी दे सकते हैं, हम कन्वालेसेंट प्लाज्मा यानी पुराने कोई मरीज को जिसको कोविड-19 की बीमारी हो गई हो उसका खून निकाल के उसमें का प्लाज्मा निकालना और वो प्लाज्मा देना, उससे भी शायद फायदा हो सकता है। इसका पूरा एविडेंस अपने पास नहीं है। उसको मेथिल प्रेडनिसोलोन करके एक दवा होती है, एक किस्म का स्टेरॉइड, उसको भी आप ऑफ लेवल इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमने उसमें इतना ही बताया, जैसे भी वो डॉक्टर को लगा उनमें से जो उसको बराबर है लगा या उसके पास है करके लगा वो उसको इस्तेमाल कर सकता है, इसलिए वो उतना फर्क किया गया है। अब इसका मायना ये नहीं है कि वो वेदर की वजह से फर्क होगा। जो बाहर के देश में जो हो रहा है और अपने देश में हो रहा है उसमें साइड इफेक्ट क्यों कम दिख रहे हैं? हमारे डोज कम है। डोज जो है आपने पढ़ा होगा रिकवरी ट्रायल में भी डोज काफी ज्यादा था। WHO के सॉलिडारिटी ट्रायल में भी डोज ज्यादा था। हम हमारे देश में ट्रीटमेंट के लिए भी डोज कम है। प्रोफिलैक्सिस का तो हफ्ते में एक बार है, इसलिए वो वेदर की वजह से हम कंटिन्यू कर रहे हैं ऐसे समझना गलत होगा। ओके, एक से छोटी सी क्लैरिटी मैं चाहूंगा क्योंकि बहुत सारे दर्शक हमारे जो देखते हैं, स्पेसिफिकली अगर कोरोना वॉरियर हैं जो फ्रंटलाइन पर काम कर रहे हैं, अगर उसकी डोज ले रहे हैं या लेना चाहते हैं, स्पेसिफिक डोज क्या है, क्या इंटरवल हो सकता है, और ये जरूरी है कि वो भी बिना किसी मेडिकल सलाह के ना लें, ये जरूरी है? नहीं, मेडिकल सलाह तो लेना जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि आप बगैर, अब समझो मैं यंग होगा, मुझे हार्ट की कोई बीमारी नहीं है, वो बात अलग रहेगी, लेकिन जैसे उम्र बढ़ेगी हार्ट की बीमारी रहने का चांस उतना ही बढ़ते जाएगा, तो हमको वो तो डॉक्टर के सलाह के बगैर लेना ही नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी बात आपने पूछा डोज क्या होगा। हम 400 मिलीग्राम की गोली होती है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की, पहले दिन वो 2 बार 4 गोली दी जाएगी 12 घंटे के अंतर से, और उसके बाद में हम जब दूसरे हफ्ते में, समझो मैंने सोमवार को गोली ली तो अगले हफ्ते सोमवार को ही गोली लूंगा, लेकिन एक बार ही लूंगा 400 मिलीग्राम का डोज। ऐसे मैं टोटल 8 हफ्ते के लिए हेल्थ केयर वर्कर्स को दूंगा। जो क्लोज कॉन्टैक्ट्स हैं उनको मैं 4 हफ्ते तक दूंगा, क्योंकि 4 हफ्ते के बाद में पेशेंट तो ठीक हुए वाला रहता है।
अब उसको एक्सपोजर नहीं है तो उसने वो गोली खाने में कोई मतलब नहीं है 4 हफ्ते के बाद में। अब ये उसके हैं डोसेजेस, हमको एक समझना है, ये डोसेजेस हम सब लोगों को बता रहे हैं, लेकिन इसका मायना ऐसे नहीं है कि कोई भी इंसान जाके वो दवा ले ले, उसका उसका क्या गलत असर होगा ये बोलना अभी भी कठिन है। ये नहीं करना चाहिए, डॉक्टर के सलाह से ही ये काम करना चाहिए। सरवण सर, आखिरी में चाहूंगा कि उन तमाम दर्शकों को जो, जैसा कि आपने कहा कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी या मीडिया में आई खबरें या फिर सुनी हुई बातों पर विश्वास करते हुए, भरोसा करते हुए इस तरह की दवाओं का सेवन करने की सोचते हैं, वो क्या खास बातें याद रखें? जैसा कि कहा डॉक्टर गंगा सर ने कि बिना किसी डॉक्टर की सलाह के इसे बिल्कुल न लें, और जब तक डॉक्टर न कहें तब तक इसका सेवन, इसे खरीदने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात मैं एक चीज बोलूंगा कि गोली अगर खाए भी तो भी सबसे बड़ा डर क्या होता है, वो सोचेगा मुझे बीमारी नहीं होगी, मैंने जो बाकी चीजों का पालन करना है उसको छोड़ना नहीं है ना। हाथ धोने की बात जो बोल रहे हैं, जो भी 3-4 चीजों के बारे में हम बात करते हैं वो फॉलो करते जाना है। ऐसे नहीं है कि गोली खा लिया तो मैंने अमृत पी लिया। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब ने, बिल्कुल लास्ट में बिल्कुल सही कहा कि जो स्टैंडर्ड केयर है और जो स्टैंडर्ड गाइडलाइन है हाउ टू प्रोटेक्ट, वो तो करने ही करने हैं। और बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब ने, बिकॉज ये वायरस का लोड कम करता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि आप बिल्कुल सामने जाएं और बिल्कुल इतना, बिकॉज लगभग 1000 से लेकर 5000 वायरस अगर आपके इन्फेक्शन कर रहे हैं तो उसको आपको इन्फेक्शन हो जाएगा, तो उसमें कम कर देगा ये। लेकिन जनरल पब्लिक के लिए ये बहुत जरूरी है कि प्रोफाइलैक्सिस के लिए, जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं कि कई बार, जैसे डॉक्टर साहब ने ये कहा कि ओल्ड एज में हार्ट, आप देख रहे होंगे आजकल जो हम एनसीडी जितनी ज्यादा कॉमन हो गई है कि कई बार 20-25 साल के बच्चों में भी हार्ट अटैक हो सकता है और हार्ट की बीमारी निकलती है। तो हमेशा अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, और वो हो सकता है मोस्ट लाइकली आपको देखेगा कि आपका ईसीजी भी कर सकते हैं आइडियली अगर ओल्ड एज है तो, अदरवाइज यंग लोगों में भी पॉसिबिलिटी। दूसरी चीज, खाने का भी बहुत जरूरी है कि आप यूजुअली खाली पेट ना खाएं इसको, बिकॉज यूजुअली ये जो दवाई है, जो सारा ग्रुप है इस दवाई का, वो लिपोफिलिक मींस फैट के साथ अच्छा रहता है इसका। तो फैटी खाना खाएं, दूध पिए, या जो बटर के साथ अगर आपने ब्रेकफास्ट किया तो ब्रेकफास्ट में ले लें, दैट द बेस्ट टाइम, खाली पेट ना लें। दूसरी चीज, अपने ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से भी अगर जो ऐसे ही आउट ऑफ दी बॉक्स अगर सोच के कुछ करना चाह रहे हैं तो अपने ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को भी दिखा लें कि कहीं आपके रेटिना में कोई चेंज तो नहीं आ गए हैं, पहले भी करा लें और बाद में भी करा लें, बिकॉज ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक हार्ट का और एक रेटिना का, ये 2 चीजें हैं। बाकी चीजें तो स्किन एलर्जी हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है, हेडेक हो सकता है, मसल में प्रॉब्लम हो सकती है, ये सारी चीजें हैं। दवाई फॉर्चुनेटली इंडियंस के लिए, जो आपने जेनेटिक बात कही, इंडियंस के लिए इस पे लाखों दवाइयां, मतलब गोलियां इंडियंस खा चुके हैं, तो अभी तक इतना ज्यादा नहीं देखा गया। बट वही है कि डोज का जो बात है, हम आज का जो डिस्कशन है, मेरे ख्याल से हम इस चीज से एंड करना चाहिए कि आज का जो डिस्कशन था, हम थेराप्यूटिक की बात नहीं करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के डिस्कशन में मैं चाहूंगा कि आप एंड इसी से करें कि या आज का जो हम गाइडलाइन जो प्रोफाइलैक्सिस की दी है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो प्रोफाइलैक्सिस में हेल्थ केयर वर्कर नेचुरली, बिकॉज उनको रिपीटेड होता है, उनके लिए करें। फ्रंट लाइन में जो आजकल पुलिस में देख रहे हैं, महाराष्ट्र में कितने पुलिस वाले, अनफॉर्चुनेटली हमारे भोपाल में भी कई सारे लोगों को हुआ, इंदौर में 2-3 लोगों की डेथ हो गई, तो उन लोगों के लिए है। मीडिया कर्मी जो बार बार बहुत सारे लोगों से मिलते हैं वो हैं, और जहां भी आपको लगता है कि कांटेक्ट में आ सकते हैं आप, या जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं, या जो दूसरे तरह से जो लोग हैं, जो हेल्थ केयर वर्कर जो अपने जो सेंटर्स में लगे हुए हैं आउटसाइड द हॉस्पिटल, बिकॉज वेरियस टाइप्स ऑफ, तो उन सब लोगों के लिए बहुत जरूरी है कि वो लें और डॉक्टर की सलाह से लें। और आजकल सब जगह, अभी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इतने अच्छे सेंटर्स बना दिए हैं कोविड के लिए, तो आप प्राइमरी सेंटर में जाइए तो सबको हम लोग, जैसे सेंटर फॉर एक्सीलेंस सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बना दिए हैं, तो उनको हम सबको ट्रेन कर रहे हैं। तो ट्रेन करके कम से कम प्रोफाइलिसिस के लिए और इसके लिए सबको डॉक्टर्स आपको सही इलाज बताएंगे कि आपको लेना भी कि नहीं लेना है, किसके साथ लेना है। या जैसे आपका ये क्वेश्चन था कि जनरल पब्लिक में क्या नुकसान है, यस नुकसान है। यू नेवर नो कि किसी को कुछ हो और वो कल को एक न्यूज बन जाए अननेसेसरी। जब आप एक्सपोज्ड हैं और आपका रिस्क है तभी उनको लेना चाहिए, नंबर 1।
दूसरी चीज प्रायोरिटी भी होती है, गवर्नमेंट की प्रायोरिटी होती है। कल को अभी सभी जैसे सब्जी की तरह लेकर के खरीद के रख लेंगे तो दैट विल बी अननेसेसरी, एक क्याओस हो जाएगी। और कितने अगर अनवांटेड यूज करेंगे तो दैट इज ऑल्सो नॉट ए गुड थिंग। सो आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट ओनली फॉर प्रोफाइलैक्सिस। बिल्कुल सर, और इसीलिए ये राजसभा टीवी का मकसद इस कार्यक्रम का सिर्फ यही है कि जो आम पब्लिक के बीच में इस दवा को लेकर तमाम बातें कही जा रही, कौन खा सकता है, और इस तरह की खबरें और मैसेजेस हमारे पास आए कि लोग इसकी खरीदारी करना चाह रहे हैं या खरीद रहे हैं। मैं फिर कहता हूं, जैसे कि हमारे तीनों एक्सपर्ट जिस वक्त आप देख रहे हैं, ये अपने अपने विधा में बहुत ही महान हस्तियां हैं, एक्सपर्ट हैं, लेकिन इन्होंने साफ किया कि आपको ये दवा बिना किसी डॉक्टर की सलाह के नहीं लेनी है। जो दायरा है नोटिस का, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बढ़ाया गया है, वो फ्रंट लाइन उन वर्कर्स के लिए है जो कि संक्रमण में आने का खतरा जिन पर सबसे ज्यादा है। और आप जो घर में हैं या आप जिन पर संक्रमण का खतरा सबसे कम है, वो इस दवा के बारे में न सोचें जब तक कि आपका डॉक्टर इसकी सलाह न दे। और इसीलिए साथ साथ जो लोग इस दवा का सेवन भी कर रहे हैं, जैसे कि कहा डॉक्टर गंगाखेडकर ने, कि वो जो दूसरे प्रोटोकॉल हैं उनका पालन करते रहें, क्योंकि अगर आप उनका पालन नहीं करेंगे तो आप कोरोना का कैरियर बन सकते हैं और दूसरों को आप फैला सकते हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस दवा का सेवन बिना डॉक्टर की सलाह से नहीं करना है, हिदायत का पालन कीजिए और जो तमाम नियम